हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर। दोस्तों, आप सभी को पता है बस एक दिन बचा है हमारे एग्ज़ाम में। मुझे पूरी उम्मीद है आप पूरे पॉजिटिव होंगे और आपको पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि आपने कभी चैनल से पढ़ाई की है तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा आपका 100% यहीं से आने वाला है। किसी की बातों में उलझना नहीं है लास्ट टाइम में कि ये पढ़ ले यहाँ से नहीं आया, ये पढ़ ले ये आ सकता है। आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। आपको किस पे ध्यान देना है कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसे बार बार रिवाइज कीजिए। और मेरा तो यही मानना है कि आखिरी दिन बचा हुआ है, आखिरी दिन आपको केवल एमपी उठाना है और एमपी का पूर्ण रूप से रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ से लगभग 50 प्रश्न हमें पेपर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से देखने को मिलेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। कभी आपके कम नंबर आते हैं तो भी घबराओ बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जैसा आपका पेपर जाएगा वैसा सभी का पेपर जाएगा। बस यहाँ पर कौन आगे पीछे हो जाएगा? वो व्यक्ति आगे पीछे हो जाएगा कि जिसको आता था उसने कभी उसे गलत कर दिया, तो वो व्यक्ति वहाँ पर पीछे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पूछते हैं कि शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। अब आपको ऑप्शन दे दिए 9, 10, 11, 12। अब आपने पढ़ा हुआ है नवा, पहली बार में ही क्लिक हो जाएगा कभी आपने पढ़ा होगा तो। कभी नहीं पढ़ा होगा तो आप तुक्का लगाओगे। तो मेरा यही मानना है जो आपको पहली बार में क्लिक हुआ है वही आपका राइट आंसर है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। कभी आपको लगता है कि नहीं नहीं यार 10 बार भी हो सकता है, 10 बार लगा देता हूँ, बिल्कुल नहीं। आपने कभी उसे पढ़ा है तो वो पहली बार में ही आपको क्लिक होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज का इस लेक्चर में आपको लास्ट टाइम रिवीजन कराने आया हूँ पेपर से पहले। इसमें हम मेनली मध्य प्रदेश के लोक नाट्य, लोक गायन, लोक नृत्य, चित्रकला और कलाएं, साथ साथ मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। 25 मिनट का वीडियो होगा, देखने की नहीं बनती है, डबल की स्पीड में देखिए, 12.5 1 मिनट में उसे कंप्लीट कर लीजिए। पर आपको जरूर देखना है। मैं इसको मैपिंग वाइज बताने वाला हूँ कि किस भाग में, जैसे मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़, इस क्षेत्र में किस प्रकार के नृत्य होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, इन सब की बात इस टॉपिक में मैं आज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए हम आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोक गायन की। ठीक है, 4 भागों में हमने मध्य प्रदेश को तोड़ लिया, मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़ और बघेलखंड। अब मालवा में लोक गायन की बात करते तो यहाँ पर एक गायन होता है भरथरी गायन। आप सभी को पता है नाथ संप्रदाय के लोग इस गायन को करते हैं। फिर एक होता है संजा, संजा माई, आप सब बालिकाओं ने सुन रखा होगा। फिर निर्गुणी, ये कबीर पंथी लोग गाते हैं निर्गुणी गायन। फिर हीड़ गायन यहाँ पर होता है, बरसाती वार्ता होता है, और तेजाजी गायन भी कहाँ पर होता है? मालवा में होता है। तेजाजी गायन मुख्य रूप से राजस्थान का है, पर वर्तमान में धीरे धीरे राजस्थान से वो मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहा है। तो तेजाजी गायन कहाँ पर होता है? मालवा में होता है। बस इतने ही आपको याद रखना है। अब निमाड़ में आते हैं, तो निमाड़ में एक होता है कलगी तुर्रा। ठीक है, शिव भगवान के सम्मान में इसे गाया जाता है। फिर एक होता है मसाणिया, किसी की मृत्यु या शोक के टाइम में मसाणिया गाना गाया जाता है। फिर एक होता है निर्गुणिया, तो निर्गुणिया गायन कबीरपंथी लोग गाते हैं, कबीर भगवान का जो भी करते हैं। फिर फाग गायन मालवा में भी गाया जाता है, निमाड़ में भी गाया जाता है। फाग गायन कब गाया जाता है? होली के टाइम में इस गायन को गाया जाता है। फिर लावणी गायन यहाँ पर होता है, नाथपंथी गायन होता है यहाँ पर। फिर गरबा, गरबी, गवरन, ये यहाँ की ग्वाल जनजाति द्वारा गाए जाने वाले कुछ लोक गायन है। ठीक है, इतने याद रखना है। फिर बुंदेलखंड में आते तो यहाँ पर आपको आला गायन देखने को मिलेगा। जैसे आला की आपने सुन रखी होंगी 52 कहानियां हैं, तो उन 52 कहानियों का गायन कहाँ पर होता है? मेनली बुंदेलखंड में होता है, और ये बुंदेलखंड से ही संबंधित है। आपने देख रखा होगा कि मैयर में आपने कहानी सुन रखी होगी, आला उदल आते हैं मैया की पूजा करने, शारदा माता की, तो उसी के ऊपर कौन सा? आला गायन यहाँ पर होता है। देवारी गायन होता है, ऐसे याद रख लीजिएगा, यहाँ पर देवारी नामक एक स्थान है। फिर यहाँ पर भी फाग गायन होता है। हर दौल की मनोती, कौन सी? हर दौल की मनोती कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड में होता है। इसे मेनली आपको याद रखना है। फिर बेराएड गायन भी यहाँ पर होता है। फिर अपन बघेलखंड में आते तो बसदेवा, बिरहा, विदेशिया, घोटुल पाटा और सीदेव, ये प्रमुख लोक गायन कहाँ पर होते हैं? बघेलखंड क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। कौन सा? बसदेवा, बिरहा, विदेशिया, घोटुल पाटा और सीदेव। आप पेपर में देखेंगे आपको सीधा दिखेगा, बस आप इसे गौर से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मैपिंग इसीलिए मैं करके लाया हूँ। फिर आगे हम बात करते हैं लोक नृत्य की। तो सबसे पहले मालवा में देखते तो मालवा में सर एक फेमस लोक नृत्य है मटकी, जिसे शादी और शुभ समारोह के दौरान हर बार किया जाता है।
उसके बाद यहाँ पर रजवाड़ी गायन, रजवाड़ी लोक नृत्य भी होता है, अड़ा खड़ा लोक नृत्य भी यहाँ पर होता है। ठीक है, निमाड़ में आएंगे तो गणगौर लोक नृत्य होता है। गणगौर क्या है? शिव और पार्वती के ऊपर एक समारोह है, मेनली वो राजस्थान का प्रमुख समारोह है। उसी दौरान एक नृत्य किया जाता है, उसे गणगौर नृत्य बोलते हैं। यह मुख्य रूप से प्रचलित निमाड़ में, बाकी बनाया सब जगह मध्य प्रदेश में जाता है। यहाँ पर चटकोरा नृत्य है, एक जनजाति द्वारा किया जाता है। फिर फफरिया नृत्य है, अड़ा खड़ा यहाँ पर भी करते हैं। डंडा नाच और काठी, काठी आपको विशेष रूप से याद रखना है, काठी कहाँ पर होता है? निमाड़ में होता है। फिर देखिए बुंदेलखंड में आते तो राई, राई क्या है? मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। एक बार पेपर में पूछा भी गया था कि राई क्या है, तो राई क्या है? एक प्रकार का लोक नृत्य, पर वर्तमान में यह लोक नाट्य के रूप में भी प्रचलित होता जा रहा है। ठीक है, सेरा होता है, डिमराई, नोटंकी, बधाई, कनाड़ा। जो यहाँ पर कनाड़ा नृत्य होती है वो यहाँ की धोबी जनजाति द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है। फिर बघेलखंड में आते हैं तो यहाँ पर परधोनी दिखेगा, सेला मिलेगा, दादर मिलेगा, ब्रहा मिलेगा, कहेरा मिलेगा और सुआ मिलेगा। इस सुआ को आपको जरूर याद रखना है कि सुआ नामक लोक नृत्य कहाँ पर होता है? बघेलखंड में होता है। आपको कभी याद नहीं आ रहा तो आप सीधे बघेलखंड लगा के आइएगा। क्यों? क्योंकि आपको तुक्का लग जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर। अब हम जनजाति संबंधित कुछ लोक नृत्य देख लेते हैं। तो देखिए भील का भगोरिया, आप सभी को पता है भगोरिया 7 दिन का एक त्योहार होता है। कब लगता है ये? फागुन महीना जब मध्य प्रदेश भारत में आता है उस दौरान यह लगता है। ठीक है, 7 दिवसीय त्योहार होता है। फिर बड़वा, घूमर, गोरी और डोहा, ये यहाँ के भील जनजाति के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं। फिर बेगा में आओगे तो कर्मा, याद रखना पूछा गया है। बिलमा, परधोनी, सैला और अटारी, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आओगे भारिया में तो भड़म, सेलम। देखो भारिया क्या बोला जाता है? जंगलियों को जंगली कहा जाता है। तो जंगली व्यक्ति क्या करते हैं? भड़म सेलम करते रहते हैं, तो इसे भड़म सेतम भी कहीं कहीं ये लिखा रहता है, भड़म सेलम से, पर आप याद रख लीजिएगा। कर्मा भी करते हैं, सेतम भी करते हैं। गोंड की बात करेंगे तो गोंडी करते हैं, गेड़ी करते हैं, सुआ करते हैं, कर्मा करते हैं, रीमा करते हैं, गोचो करते हैं, खेरावा करते हैं। फिर कोरकू का मुख्य रूप से आपको चटकोरा याद रखना है, और कौन सा? थापटी। ये दोनों मुख्य रूप से कौन सी? कोरकू जनजाति करती है। बंजारे गरबा करते हैं। मुड़िया, गोर, छेड़ता, हुल्की करते हैं। फिर देखो एक और है सहारिया, सहारिया जनजाति द्वारा लहंगी नृत्य किया जाता है और दुलदुल घोड़ी किया जाता है। फिर एक और नृत्य कौन सा किया जाता है? रागिनी नृत्य किया जाता है। तो ये सब नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं? सहरिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। तो ये हमने क्या देख लिए? जनजाति के लोक नृत्य भी देख लिए। अब हम लोक नाट्य की बात करते हैं तो यहाँ पर माछ है, भवई है, कठपुतली, कहाँ पर? मालवा में। निमाड़ में आओगे तो रासलीला और गम्मत होती है। बुंदेलखंड में जाओगे तो राई, स्वांग, नोटंकी। आपको याद रखना है नोटंकी लोक नाट्य कहाँ पर होता है? मुख्य रूप से बुंदेलखंड में होता है। फिर बघेलखंड में आओगे तो मनसुखा होता है, चाहूर होता है और नोटंकी होता है। मनसुखा आपको स्पेशली याद रखना है, मनसुखा कहाँ पर होता है? बघेलखंड में होने वाला एक लोक नाट्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लोक नाट्य देख लिए। अब हम कुछ हस्तशिल्प कला या कला देखते हैं मध्य प्रदेश की। तो सबसे पहले निमाड़ में आपको जिरोती नाग चित्रकला हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसमें नागों के चित्र बनाए जाते हैं दीवारों पे। फिर संजा फूली यहाँ पर बनाई जाती है, थापा यहाँ पर बनाया जाता है। कांचली भरना MPPSC ने पूछा हुआ था, तो आपको याद रखना है कांचली भरना भी कहाँ पर होता है? निमाड़ का है। फिर यहाँ पर आओगे मालवा में तो मांडना और चित्रवण मुख्य रूप से मालवा की चित्रकला है। बुंदेलखंड में सुरेती, ममूलिया, ये आपको याद रखना है। ममूलिया कहाँ पर होती है? बुंदेलखंड में होती है। फिर मोरेल, जिसे मोर मुरेला बोलते हैं, और बरायण। फिर बघेलखंड में आएगा तो कोहाबर, त्रिलंगा, छठी, नोरा, ये मुख्य रूप से कहाँ पर होते हैं? बघेलखंड में होते हैं। भील, भिलावा और रठवा जनजाति में पिथोरा नाम की एक कला चलती है, जिसमें हम क्या? जानवर, विशेष रूप से घोड़ों के चित्र बनाते हैं। ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में चलती है। फिर गोंड द्वारा क्या की जाती है? गोंड पेंटिंग की जाती है डिंडोरी में। इसके लिए इन्हें हाल ही में GI टैग भी दिया गया है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। यहाँ मुख्य रूप से डिंडोरी जिले में होती है। ठीक है, फिर बेगा, भारिया और सहरिया द्वारा क्या किया जाता है? गोदना कला की जाती है, ये आपको याद रखना है। फिर देखो कुछ हस्तशिल्प कला की बात करते हैं। तो हस्तकरघा में हम बात करते तो चंदेरी की साड़ी जो वर्तमान में कहाँ पर है?
अशोकनगर में। फिर दूसरी साड़ी हमारे यहाँ क्या है, महेश्वर की साड़ी, जो कि खरगोन जिले की फेमस साड़ी है। फिर एक बार सिबनी, बारह सिबनी की साड़ी, जो कि बालाघाट की साड़ी है, और इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है। अब देखो, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की हम बात करते हैं तो बाघ प्रिंट आप सभी को पता है, धार की। बाटिका प्रिंट भैरवगढ़ उज्जैन की प्रसिद्ध है। नंदना प्रिंट कहाँ की है, नीमच की है। फिर एक छींट कला आपने प्रीवियस ईयर में सुना होगा, छींट कला कहाँ की थी, विदिशा के सिरोंज नामक स्थान की थी। फिर आपको एक और मिलेगी, कहाँ पर, धार में ही। बाघ प्रिंटिंग तो है ही, एक और प्रिंटिंग है, मैं भूल रहा हूँ, आगे आया तो मैं याद बताऊंगा। फिर गुड़िया की बात करते हैं तो बत्तोबाई गुड़िया ग्वालियर में फेमस है, और झाबुआ की गुड़िया जो भील जनजाति के अंतर्गत बनाई जाती है, ये भी फेमस है। फिर चमड़े के खिलौने कहाँ पर, इंदौर के बहुत फेमस है। लकड़ी शिल्प के लिए मुख्य रूप से सीहोर का बुधनी नामक स्थान जाना जाता है, जिसमें बच्चों के खिलौने बनाए जाते हैं, पर वर्तमान में ग्वालियर वगैरह इन क्षेत्रों में लकड़ी शिल्प की कला फैल चुकी है। फिर पत्थर की नक्काशी ग्वालियर, टीकमगढ़, जबलपुर में होती है। फर्श को ढांकने की कला, जिसमें हम दरी वगैरह बनाते हैं, तो दरी बुनाई के लिए सिरोंज, झाबुआ, जबलपुर, शहडोल। आप सभी को पता है अलीराजपुर और झाबुआ की पुंजा दरिया, क्या, पुंजा दरिया बहुत फेमस है, आपको याद रखना है। फिर कालीन बुनाई के लिए ग्वालियर, शहडोल, मंडला। हाल ही में ग्वालियर की जो कालीन है उसे जीआई टैग दिया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। फिर जरदोजी कला कहाँ पर, भोपाल में। जूट भोपाल, इंदौर, ग्वालियर मत याद रखिएगा। बांस भी मत याद रखिए। टेराकोटा मुख्य रूप से बुंदेलखंड में होती है। कागज से बनी कलाकृतियाँ, इसका नाम है शायद तोता कला, कुछ ऐसा बोलते हैं इसको। यह कहाँ पर होती है, उज्जैन में होती है। इसमें पैरट वगैरह बनाते हैं कागज के, तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे आइए, आगे हम बात करते हैं भाषा की। तो मध्य प्रदेश में मेनली देखो, बुंदेलखंड में बुंदेली बोल दोगे, मालवा में मालवी बोलोगे, निमाड़ में निमाड़ी बोलोगे, और बघेलखंड में बघेली बोलोगे। ये तो आपको समझ में ही आता है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में सतपुड़ा के ऊपरी हिस्से में कोरकू जनजाति निवास करती, तो वो कोरकू भाषा बोलेगी। फिर इधर भील निवास करते हैं पश्चिम दक्षिण में, तो ये भीली बोलेंगे। ठीक है, इधर गोंड रहते हैं इधर दक्षिण तरफ, तो इधर गोंडी भाषा बोली जाएगी। इधर कोली भाषा बोली जाएगी। मेनली ये उत्तर वाला क्षेत्र है हमारा, ये वाला, इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड वाले में उत्तर प्रदेश की ब्रज भाषा प्रचलित है, आपको याद रखना है, एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर देखो, हम बात करते हैं कुछ उत्सव हैं जनजाति द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे भगोरिया भील। मेघनाथ किसके प्रमुख भगवान है, तो गोंड जनजाति के हैं। फिर मड़ई उत्सव गोंड जनजाति द्वारा बनाया जाता है। फिर लारू काज उत्सव भी किसके द्वारा, गोंड के द्वारा। देखो याद नहीं होता तो ऐसा बोल देना, का खा गा, का खा गा, का खा गा, तो याद हो जाएगा। फिर रतौना जो है वो बेगा में होता है। सरहुल किस में होता है, उराव जनजाति में होता है। तो ये प्रमुख क्या है, उत्सव है जो जनजाति में मनाए जाते हैं। अब आगे आइए, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के साहित्यकारों की। यहाँ से हम देख रहे हैं कि हर बार एक ना एक प्रश्न आता है, तो इसको मैंने 4 भागों में तोड़ दिया, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और लोक साहित्यकार। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन साहित्यकार की, तो सबसे पहले व्यक्ति का नाम आता है हमारे मन में, कालिदास। कालिदास मेनली जो विक्रम थे, राजा विक्रमादित्य जो कि उज्जैन के थे, उनके 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे। इनके द्वारा महाकाव्य लिखे गए, 2 खंडकाव्य लिखे गए, 2 और 3 नाटक लिखे गए। तो इनकी मुख्य रूप से 7 कृतियां हमें देखने को मिलती है। महाकाव्य में रघुवंशम और कुमार संभवम, याद रखना, रघुवंश और कुमार संभवम इसके क्या हैं, महाकाव्य हैं। खंड काव्य में ऋतु संहार और मेघदूत। ये मेघदूत यानी क्या होता है, बादल, आप समझ लीजिए, और ऋतु यानी जो 3 महीने में आती है, तो इन दोनों के हम खंड कर सकते हैं, तो खंड काव्य ऐसे याद रख लीजिएगा। इनके नाटक है मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोवंशियम, अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये प्रमुख कृतियां किसकी हैं, कालिदास की हैं। अब आगे आइए, आगे बाणभट्ट की बात करते हैं। तो बाणभट्ट मेनली कहाँ पर, सोन नदी के किनारे इन्होंने किताब लिखी, और ये कन्नौज के राजा कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अब इनकी रचनाएं हर्ष चरित्र मिलती है, कदम्बरी बहुत बार पूछा गया है, चंडी शतक, पार्वती पणिरे और मुकुट तदातिक इनकी प्रमुख रचनाएं। फिर भवभूति की बात करते तो भवभूति भी संस्कृत के महान कवि थे। इनका जन्म स्थान मुख्य रूप से पद्मपुर महाराष्ट्र है, परंतु ये आके कहाँ पर रहने लगे थे, बुंदेलखंड में मुख्य रूप से आके अपनी
किताबें लिखने लगे थे। इन्हें भारत का मिल्टन कहा जाता है, आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है कि भवभूति को क्या बोलते हैं, मालवा, भारत का मिल्टन बोलते हैं। इनकी प्रमुख रचना है मालती माधव, महावीर चरित्रम और उत्तर रामचरित्रम। ये इनकी प्रमुख रचना है किसकी, भवभूति की, आपके पेपर में पूछा जाएगा। फिर आगे बात करते हैं तो भर्तहरि। भर्तहरि के बारे में आप सभी को पता है, उज्जैन के राजा थे, फिर बाद में उत्तर प्रदेश चले जाते हैं और उत्तर प्रदेश में इनका क्या होता है, साधना स्थल होता है, वहीं पे इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनके गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ। इनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई, जैसे इनके द्वारा त्रिशतक लिखी गई। त्रिशतक में कौन कौन सी शतक आती है, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, याद रखना। फिर वाक्य दीपम, वेदांत सूत्र, महाभाष्य, त्रिदीपीय, ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें। पर आपको ये तीन याद रखना है, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग शतक और वाक्य दीप, ये चार किताबें इनके बारे में याद रखना है, भर्तहरि के बारे में। फिर देखिए मध्यकालीन पे आते हैं, तो मध्यकालीन में केशव दास मिलते हैं। तो केशव दास का मुख्य जन्म कहाँ पर होता है, ओरछा के निवाड़ी नामक स्थान पे होता है। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था, आपको याद रखना है केशव दास के बारे में। इनके द्वारा इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया, फिर वीर सिंह देव चरित्र, आपको याद रखना है, जहांगीर जस चंद्रिका, इंपॉर्टेंट है। जहांगीर जस चंद्रिका किसने लिखी है, मुख्य रूप से केशव दास ने लिखी है। रतन बावनी, रस चंद्रिका, छंदमाल, इनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तक है। फिर राजा भोज की बात करते तो परमार वंश के थे, इनकी चंपू रामायण है, सरस्वती कंठाभरण है, तत्व प्रकाश है, श्रृंगार मंजरी है, चारू चर्चा है, ये इनकी कुछ प्रमुख है। तो सरस्वती कंठाभरण और चंपू रामायण मुख्य रूप से आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं आधुनिक साहित्यकार की। तो पहले हमारे मन, अभी एक और देख लेते हैं, मध्यकालीन कवि भूषण, तो ये भी बुंदेलखंड के थे, चित्रकूट के राजा रुद्र दामन के दरबार में थे और उन्हीं ने इनको क्या दी थी, कवि भूषण की उपाधि दी थी राजा रुद्र दामन ने। इनके द्वारा कुछ वीर रस में कविताएं लिखी गई, जैसे भूषण हजारा, फिर भूषण उल्लास, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, इंपॉर्टेंट है, पीएससी ने पूछा है। छत्रसाल दशक कवि भूषण द्वारा लिखी गई प्रमुख काव्य किताब है। फिर शिवा वावनी है, छंदमाल है, दूषण हजारा है, पर मेन आपको छत्रसाल दशक और शिवा वावनी याद रखना है। फिर कवि पद्माकर की बात करते हैं, तो कवि पद्माकर भी किसमें थे, सागर जिले में इनका जन्म हुआ था और यह रीतिकाल के अंतिम कवि इनको कहा जाता है। इनके द्वारा गंगा लहरी नामक आप याद रख लीजिएगा एक, और अलीजहा प्रकाश, ये दोनों किताब पेपर में पूछी गई हैं, इसलिए आपको याद रखना है, अलीजहा प्रकाश और गंगा लहरी किसके द्वारा, कवि पद्माकर द्वारा लिखी गई थी। अब आधुनिक साहित्यकार की बात करते तो माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म नर्मदापुरम जिले के माखन नगर में हुआ था, ठीक है। अब आपको बताना है कि माखन नगर का पुराना नाम क्या था, क्योंकि हाल ही में उसका नाम बदला गया है। अब देखो, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कुछ प्रमुख पुस्तकें और कविताएं लिखी गई, जैसे पुष्प की अभिलाषा आप सभी को याद है कि नहीं है। एक हिम तरंगणी याद रखना है आपको। हिम तरंगणी के लिए इन्हें क्या दिया गया था, 1955 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। और हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी ही थे, ठीक है। अब इनकी कुछ पुस्तकें हम देखते हैं, इनकी पत्रिका देख लो, एक तो कर्मवीर नामक और प्रभा नामक इनकी क्या है, दो पत्रिकाएं। अब देखो, हिम तरंगणी, हिम किरीटनी याद हो जाएगी, पुष्प की अभिलाषा कनेक्ट कर लोगे। अब युग, चरण मरण, ज्वार, माता, समर्पण, साहित्य देवता, कृष्ण अर्जुन युद्ध, अमीर गरीब इरादे, समय के पांव, चिंतक की लाचारी, रंगों की बोलियां। अब देखो सर, ऐसे तो हमें याद नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। अब माता को क्या आता है, ज्वार आता है, ऐसे आप कनेक्ट कर लिएगा, ज्वार यानी क्या होता है, बुखार आता है। अब गरीब होगा वो क्या हो जाएगा, अब चरण आएंगे बहुत सारे, तो गरीब क्या हो जाएगा भैया, गरीब तो सर मर ही जाएगा, तो वो हो जाएगा अमीर गरीब के इरादे होते हैं। जैसे अमीर होगा तो वो इलाज करा लेगा, गरीब होगा तो नहीं करेगा, तो अमीर गरीब के इरादे यहाँ पर। अब गरीबी है तो वो समय के पाँव के हिसाब से आती है, कब गरीबी जाए कब अमीरी जाए, ये समय के पाँव हैं। फिर चिंतक की लाचारी, बुखार आता है तो हमें क्या करता है, चिंतक की लाचारी की तरह चिंता हमें सताने लगती है। फिर रंगों की बोलियां, कभी आपकी माँ सही हो जाती है तो आप रंगों की बोलियां लगाने लगते हैं, ऐसे आपको याद रख लेना है। फिर गजानन माधव मुक्तिबोध, ये श्योपुर के थे मुख्य रूप से। इनके द्वारा जो एक कविता लिखी गई थी, कमायनी, एक पुनर्विचार, मेन यही याद रखना है। फिर एक चांद का मुंह टेढ़ा, तो कमायनी का मुंह कैसा हो जाएगा, चांद की तरह हो जाएगा, दो याद हो जाएंगी। अब क्या होता है, जब चांद आता है, चांद जाने लगता है, तो चांद के बाद क्या होता है, व्यक्ति उठता है, तो एक और हो जाएगी, सतह से उठता हुआ आदमी, ऐसे याद रख लीजिएगा। फिर जब वो उठ जाता है
तो भैया वो सपने देखने लगता है कि आज मेरे को दिन भर क्या करना है, तो काट के सपने, बस इनके बारे में ये चार ही। कमाई का मुंह कैसा, चांद के जैसा, चांद जाता है तो सतह से आदमी उठता है, और सतह से जैसे ही आदमी उठता है तो सपने देखने लगता है, तो काट के सपने। तो चार इनके बारे में आपको याद रखना है। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान आती है, जो कहाँ की, उत्तर प्रदेश की थी, एक राजवंश की। इनका विवाह कहाँ पर होता है, मेनली खंडवा जिले के एक राजा के द्वारा राजा के साथ होता है। फिर ये जबलपुर में जाके साहित्य प्रेमी बन जाती है और स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भागीदारी निभाती हैं। तो इनके द्वारा झांसी की रानी बचपन से ही पढ़ रहे हैं, खूब लड़ो मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा मुकुल, त्रिधारा, सीधे साधे चित्र, सभा का खेल, राखी की चुनौती, बचपन, बिखरे मोती, राखी और मातृ मंदिर। तो देखो इसको याद रखना कैसे। मातृ मंदिर में कौन खेल रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ मुकुल खेल रहा है। ठीक है, मुकुल खेल रहा है तो वो क्या कर रहा है कि वहां पर मुकुल क्या कर रहा है, खेल रहा है। माता मंदिर में मुकुल क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो वहां पर क्या होता है, बचपन में तो उसके हाथ पे राखी बंदी होती है। ठीक है, तो राखी टूट जाती है तो पूरे क्या हो जाते हैं, तो राखी की चुनौती हो जाती है, राखी टूट जाती है तो पूरे मोती क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो बिखरे मोती। ऐसे इनको याद रख लीजिए, कभी याद होता है तो। बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात करते हैं तो शाजापुर जिले से संबंधित थे। और बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात करेंगे तो इनमें हर नाम किस नाम से आएगा, लड़कियों के नाम से आएगा। देखो कैसे, उर्मिला लड़की का नाम है, कुमकुम है, रश्मि रेखा है, प्राण अर्पण है, हम बिस्पाई जन्म के, आप अलग है, कुआसी है। देखो कैसे, उर्मिला महिला का नाम, कुमकुम महिला का नाम, रश्मि महिला का नाम। इधर से कुआसी, अपने यहाँ जो जिनकी शादी नहीं होती उसे कुआसी बोलते हैं। फिर आप अलग में पलक महिला का नाम। अब लड़की जिसके जीवन में आती है तो वो क्या कर लेते हैं, विष पी लेते हैं, तो बिस्पाई जन्म के हो जाएंगे। लड़की आती है तो भैया नवीन नवीन लड़के क्या करने लगते हैं, उनके ऊपर प्राण अर्पण करने लगते हैं। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, महिलाओं का नाम आएगा, विष आएगा और प्राण अर्पण आएगा, तो किस में चले जाएंगे, कृष्ण शर्मा नवीन में चले जाएंगे, बाल कृष्ण शर्मा नवीन में। इनके द्वारा दो पत्र लिखे जाते हैं, प्रभात और प्रभा, आपको याद रखना है। फिर आगे आइए, भवानी प्रसाद मिश्र की बात करते हैं तो होशंगाबाद के टिगरिया नामक स्थान पे होता है। होशंगाबाद ने इसे नर्मदापुरम बोलो। इनके द्वारा बुनी हुई रस्सी लिखी जाती है, अंधेरी कविताएं, सतपुड़ा के घने जंगल। भवानी प्रसाद मिश्र कहाँ पर रहते हैं, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम किस में आता है, सतपुड़ा के जंगलों में आता है। तो सतपुड़ा घने जंगल में इनने कौन सी लिख दी, सतपुड़ा के घने जंगल नामक एक कहानी लिख दी। जब ये कहाँ पर जा रहे थे, सतपुड़ा जंगल में घूमने जा रहे थे, तो इनके हाथ में गीता थी। ठीक है, ऐसे याद रखना, गीता थी। अब किस में जा रहे थे, सतपुड़ा घने जंगल में अंधेरों में जा रहे थे और इनके हाथ में क्या थी, गीता थी। अब इनको क्या हुई, वहां पर बुनी हुई रस्सी मिली रात में लटकी हुई, तो उसके कारण वो क्या होगा, चकित हो गए। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, सतपुड़ा घने जंगल, गीता फरोज, अंधेरी कविताएं, चकित है भूत, चकित है दुख और बुनी हुई रस्सी। शरद जोशी की बात करते तो व्यंग्यकार थे, उज्जैन में इनका जन्म होता है। इनके द्वारा कुछ रचनाएं लिखी गई, जैसे जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठा आदमी, परिक्रमा, दूसरी सतह, अंधों का हाथी, एक था गधा, मैं और केवल में, तिलिस्म, पिछले दिनों, फिर किसी बहाने। अब देखो, उज्जैन आप जाते हो, आपका जाने का मन हुआ, आप जीप से गए, तो जीप पे सवार इल्लियां, जीप पे गए तो आपको वहां पर एक राह किनारे बैठा आदमी मिला और कुछ ऐसे आदमी मिले जो परिक्रमा कर रहे थे किसी अन्य सतह पे, तो दूसरी सतह हो जाएगी। अब आप जाते देखते जा रहे थे, राह किनारे आदमी बैठा हुआ था और फिर क्या, कुछ आदमी राह पे भी चल रहे थे। फिर क्या होता है कि आपको एक हाथी दिखता है, अपन उज्जैन जाते तो आपको हाथी भी दिखता था, अंधों का हाथी। वहीं पे गधा भी आपको एक दिख जाता है, तो एक था गधा। अब आप जाते हो, आपको गुस्सा आ जाती है, यार जानवर मिल रहा है, इंसान मिल रहा है, मंदिर तो मिल ही नहीं रहा है, तो आपको क्या छूटेगी, तिलिस्म छूटेगी और बोलोगे यार यहाँ केवल मैं और केवल मैं हूँ, इसके अलावा कोई भी नहीं, आप ये सोचने लगोगे। और फिर बोलोगे यार चलो बाद में किसी पिछले दिनों में आएंगे किसी अन्य वाहन। तो ऐसी कुछ कनेक्ट करके आप इन्हें याद कर लीजिएगा। फिर आगे आते हैं तो आगे आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, जिनका जन्म कहाँ पर होता है, उन्नाव उत्तर प्रदेश में। रीति और शैली इनके बारे में याद रख लीजिएगा। राष्ट्रभाषा की समस्याएं याद रख लीजिएगा। हरिशंकर परसाई मुख्य रूप से याद रखना है, होशंगाबाद में इनका जन्म होता है, जामानी नामक गाँव में और जामनी नामक गाँव में, नर्मदापुरम में। ये एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, तो इनकी जो विकलांग श्रद्धा की ओर थी, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया था। तट की खोज, तब की बात और कुछ और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और तिरछी रेखाएं।
जी हरिशंकर परसाई की कुछ प्रमुख कहानी है, इसको थोड़ा लिंक करके पढ़ लीजिएगा। अब आगे हम बात करते हैं मुल्ला रामू जी, गुलाबी उर्दू का जनक कहते हैं। इनके द्वारा लाठी और भैंस और औरत जात और शादी, इन तीन ही चारी को आपको याद रखना है मुख्य रूप से। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन उत्तर प्रदेश के थे, इनके द्वारा मिट्टी की बारात लिखी गई, 4 से 5 बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, पूर्व प्रधानमंत्री थे, 2015 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, ग्वालियर से संबंधित है। इनकी है संसद के 3 दशक, मेरी 51 कविताएं, राजनीति की रपटीली राहें, रग रग हिंदू मेरा परिचय और अमर बलिदान इनके द्वारा लिखी गई कुछ कहानियां हैं। फिर बालकृष्ण बैरागी मंदसौर से संबंधित है। इनका मूल नाम क्या था ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में नहीं बताना है। मेल क्या था, बालकृष्ण बैरागी का नाम क्या था, रामदास बैरागी था, पीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा था। इनकी रचना है सारा देश हमारा है, मेरी गंध नहीं बेचूंगा, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ज़्यादा इसके में याद रखने की जरूरत नहीं है। लोक साहित्यकार की बात करते हैं तो संत सिंगा जी आते हैं। संत सिंगा जी 12 मासी लिखते हैं, सखियाँ 15 तिथि और 7 बार, ठीक है। संत सिंगा जी को कबीर के समकालीन माना जाता था, इसलिए यहाँ पर निर्गुणिया गायन मेनली कहाँ पर होता है, कब निमाड़ में होता है। फिर इसूरी उत्तर प्रदेश में, इन्हें बुंदेलखंड का जयदेव बोला जाता है। जब फाग गायन गाते हैं हम होली के टाइम में, उसका आविष्कार किसने किया था, इसूरी ने किया था। जगनिक की बात करते तो जगनिक को मेनली किसमें, परिमल रासों के दरबार में थे। इनके द्वारा आलाखंड और परिमल रासों की रचना की गई थी। और आलाखंड में 52 युद्धों का वर्णन है, जो दुनिया की सबसे लंबी कथा उसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है जागनिक ने कौन सी लिखी है, आलाखंड लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्या हुई, कुछ प्रमुख चीज़ें देख ली थी, लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक गायन, भाषाएं, चित्रकला, कला मध्य प्रदेश की, प्रमुख साहित्यकार। जल्दी जल्दी है मेरे को मालूम है, पर मैं आपको बता रहा हूँ आखिरी टाइम है, तो आखिरी टाइम में इतना ही जल्दी होगा। अब हम सीधे देखिए एग्जाम के बाद मैं आपसे मिलूंगा। मैं आपसे कल एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप अच्छे से पढ़िए और मेनली एमपी पे फोकस कीजिए। एमपी पढ़िए, पेपर से जाने से पहले बिल्कुल पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, भूल जाइएगा कि मेरा पेपर है और जाके सीधे आपको क्या देना है, पेपर देना है, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पेपर अच्छे से दें, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एग्जाम के बाद, धन्यवाद।